सोचिए, एक ऐसा भारत जहां ना मोबाइल था, ना बिजली, ना सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में सुकून था, रिश्तों में मिठास थी और जिंदगी में ठहराव था। आज हम जिस आजादी को सांस की तरह लेते हैं, उसकी कीमत कभी पूरे देश ने अपनी पीढ़ियों से चुकाई थी। और इसी कहानी की शुरुआत होती है सन 1800 के भारत से। सन 1800 वो दौर था जब देश में मराठा और मुगल सल्तनत बिखरने लगी थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें गहराई तक जमा चुके थे। ये वही समय था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैले एशिया के विशाल भूभाग में भारत एक ताकतवर पहचान हुआ करता था। उस समय अखंड भारत की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ थी, जिनमें से सिर्फ करीब 10% पुरुष और महज 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थीं। शायद यही सबसे बड़ी वजह बनी कि हजारों मील दूर से आए अंग्रेज चालाकी और कूटनीति के दम पर इस सोने की चिड़िया पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया। टैक्स, लगान और जबरन वसूली ने आम भारतीय की कमर तोड़ दी। भारत, जिसे दुनिया कभी सोने की चिड़िया कहा करती थी, धीरे धीरे लुटने लगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में एक आम भारतीय की जिंदगी कैसी होती थी? उसका पहनावा कैसा था? उसका रोजमर्रा का जीवन कैसे चलता था? वो क्या खाता था, कैसे कमाता था और किस तरह अंग्रेजों ने इस विशाल साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया? जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कदम रखा तो उनका मकसद सत्ता नहीं बल्कि सिर्फ व्यापार था। 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के बंदरगाह पर उतरे और तभी उन्हें समझ आ गया कि इस देश को तलवार से नहीं बल्कि चाल से जीता जा सकता है। जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, उसी वक्त अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे। उस समय भारत में दो बड़ी ताकतें थीं, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। दोनों इतनी शक्तिशाली थीं कि अंग्रेज उनके सामने बहुत कमजोर थे। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी थी आपसी नफरत। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। एक तरफ वो दोनों सल्तनतों के दरबार में वफादारी का दिखावा करते रहे और दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए उन्हें आपस में लड़वाते रहे। सही मौके के इंतजार में अंग्रेजों को करीब 100 साल लग गए। 18वीं सदी के आते आते मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाकों में हार झेल चुका था। इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंग्रेज किसानों से भारी लगान वसूलते थे, व्यापारियों से बेहिसाब टैक्स लेते थे और युवाओं को पैसों व नौकरी का लालच देकर अपनी ही सेना में भर्ती कर लेते थे। भारत में बनी चीजें सस्ते दामों पर खरीद कर वो यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचते और सारा पैसा सीधा ब्रिटेन भेज देते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत धीरे धीरे आर्थिक संकट में डूबता चला गया। उस दौर में ज्यादातर भारतीयों की जरूरतें सीमित थीं। लोग कम में जीना जानते थे। गांवों में आज भी जिस अदला बदली की परंपरा को आप कहीं कहीं देख सकते हैं, वो उस समय आम बात थी। पैसे की जगह सामान के बदले सामान चलता था। चावल के बदले गेहूं, दाल के बदले सब्जी, जिससे गांव आत्मनिर्भर बने रहते थे और पैसों की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। पहनावे की बात करें तो भारतीयों की सादगी ही उनकी पहचान थी। पुरुष धोती और गमछा पहनते थे, महिलाएं साड़ी और बच्चे नंगे पांव गांव की गलियों में खेलते नजर आते थे। कुछ जमींदार ही अंग्रेजी कपड़े पहनते थे। आज जहां वेस्टर्न कल्चर हावी है, उस दौर में देसीपन ही शान हुआ करता था। तकनीक नहीं थी, लेकिन जीवन में सुकून था। न फोन था, न बिजली, लेकिन रिश्तों में रोशनी थी। कच्चे घर थे, मगर दिल पक्के थे। बैलगाड़ी ही यातायात का साधन थी, लेकिन शरीर ताकतवर थे। शाम होते ही लोग भजन, कीर्तन और सत्संग में जुट जाते थे। बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि था और गांव का फैसला वही होता था जो बड़े कहते थे। हालांकि उस दौर में जातिवाद और भेदभाव भी चरम पर था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर इस आग में घी डालने का काम किया। लोग जाति के अनुसार काम करते थे। धोबी, कुम्हार, नाई, हर पेशा पीढ़ियों से चला आ रहा था। यही भेदभाव बाद में बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों के संघर्ष का कारण बना। उस समय अखंड भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी और चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बिना केमिकल का खाना आम बात थी। जंगली जानवरों का डर जरूर था, लेकिन प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं थी। सड़कें खराब थीं, मगर जिंदगी सरल और संतुलित थी। कुल मिलाकर सन 1800 का भारत विरोधाभासों से भरा था। कहीं शोषण था तो कहीं संतोष, कहीं दुख था तो कहीं सुकून। यही इतिहास हमें सिखाता है कि हर दौर में कुछ खोता है और कुछ पाया जाता है। अगर आपको भी अखंड भारत के इस भूले बिसरे इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में जरूर बताइए कि उस दौर की कौन सी बात आज का मॉडर्न जमाना सबसे ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि सन 1800 के बाद भारत सिर्फ लूटा नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे तोड़ा भी गया। सोच से, आत्मविश्वास से और अपनी ही पहचान से।
जब अंग्रेजों को यह यकीन हो गया कि भारत को अब तलवार से नहीं बल्कि सिस्टम से काबू में रखा जा सकता है, तब उन्होंने कानून, शिक्षा और प्रशासन के जरिए देश की नसों पर हाथ रख दिया। उन्होंने भारतीयों को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि तुम शासक बनने के लिए नहीं बल्कि आदेश मानने के लिए पैदा हुए हो। धीरे धीरे अदालतें बनी, नए कानून आए और इंसाफ का मतलब बदल गया। जो भाषा आम लोगों को समझ नहीं आती थी, उसी भाषा में फैसले सुनाए जाने लगे। अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय ऊंचे माने जाने लगे और देसी ज्ञान, संस्कृत, फारसी और गुरुकुल व्यवस्था को पिछड़ा बताकर किनारे कर दिया गया। यही वो पल था जब भारत की आत्मा पर सबसे गहरी चोट पड़ी। अंग्रेजों ने शिक्षा को ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि गुलामी का औजार बना दिया। कुछ चुनिंदा भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई गई ताकि वही लोग आगे चलकर बाकी करोड़ों भारतीयों पर शासन कर सकें। इन्हें नौकरी, इज्जत और ताकत दी गई, लेकिन बदले में इनकी सोच अंग्रेजों जैसी बना दी गई। धीरे धीरे भारतीय ही भारतीयों पर राज करने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि ऊपर बैठा आदमी अंग्रेज होता था। गांवों की हालत और खराब होती चली गई। भारी लगान, नील की जबरन खेती और सूदखोर जमींदारों ने किसानों को कंगाल बना दिया। कई इलाकों में भूख से लोग मरने लगे, लेकिन अंग्रेजी रिकॉर्ड में इसे प्राकृतिक आपदा लिख दिया गया। हकीकत यह थी कि अनाज भारत में पैदा होता था, लेकिन पेट ब्रिटेन के भरते थे। इसी दौर में भारतीय कारीगर सबसे ज्यादा तबाह हुए। हाथ से बुना कपड़ा जो कभी पूरी दुनिया में मशहूर था, उसे खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी मिलों का सस्ता कपड़ा भारत में भर दिया। लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। कई इलाकों में तो लोगों ने हुनर छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी, क्योंकि हुनर की अब कोई कीमत नहीं बची थी। लेकिन जितना जुल्म बढ़ा, उतनी ही चुपचाप चिंगारी भी सुलगती रही। गांव-गांव में, कस्बों में, मंदिरों, अखाड़ों और मेलों में लोग फुसफुसाकर आजादी की बातें करने लगे। संतों, कवियों और लोक कलाकारों ने अपने गीतों और कथाओं में देशभक्ति को जिंदा रखा। तलवारें भले ही छीन ली गई हों, लेकिन विचार अभी जिंदा थे। 1857 से पहले ही कई छोटे छोटे विद्रोह हो चुके थे, जिन्हें इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह नहीं मिली। आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठी। संथाल, भील और कोल जैसी जनजातियों ने जान दे दी, लेकिन झुके नहीं। यही वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को पहली बार एहसास दिलाया कि भारत कोई आसान शिकार नहीं है। अंग्रेजों ने रेल, डाक और सड़कें जरूर बनाई, लेकिन भारत के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। रेल का इस्तेमाल सैनिकों को जल्दी भेजने और कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए किया गया। टेलीग्राफ से खबरें तेज हुई, लेकिन सच्चाई दबाने के लिए। धीरे धीरे भारत में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग जी तो रहे थे, लेकिन अपने हक से अनजान थे। कई पीढ़ियां ऐसी पैदा हुई जिन्होंने आजाद भारत देखा ही नहीं। गुलामी उनके लिए किस्मत बन चुकी थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी कौम को ज्यादा देर तक दबाया जाता है तो एक दिन वो तूफान बनकर उठती है। और वही तूफान आने वाला था, जिसकी पहली गूंज 1857 में सुनाई दी और जिसकी आखिरी गर्जना 1947 में पूरी दुनिया ने सुनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1857 की चिंगारी कैसे भड़की, कौन थे वो गुमनाम योद्धा जिनका नाम किताबों में नहीं है, और कैसे आम किसान, सिपाही और साधु ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, कमेंट में लिखिए भारत IND और बताइए कि क्या आपको लगता है कि अंग्रेज भारत से सिर्फ धन लूट कर गए थे या हमारी सोच भी बदल कर चले गए। और फिर वो दिन आया जब खामोशी डर नहीं रही, जब सहनशीलता कमजोरी नहीं रही और जब भारत की मिट्टी ने पहली बार खुलकर अंगड़ाई ली। सन 1800 के बाद के दशकों में अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत पूरी तरह उनके कब्जे में है। राजाओं की ताकत टूट चुकी थी, किसानों की कमर झुक चुकी थी और आम आदमी की आवाज लगभग दब चुकी थी। लेकिन जो चीज अंग्रेज नहीं देख पाए वो थी भारत के भीतर पल रही चुपचाप तैयारी। गांवों में, कस्बों में, मेलों में और मंदिरों के आंगनों में लोग अब सिर्फ भजन नहीं गाते थे, वो आजादी की बातें भी करने लगे थे। सिपाही, किसान, साधु और कारीगर, सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा था, क्या हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे? इसी बीच अंग्रेजों ने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। भारतीय सिपाहियों की आस्था और सम्मान को ठेस पहुंची। नई कारतूसों की खबर फैली जिनमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होने की बात कही गई। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उस चिंगारी का नाम था जो पहले से सुलग रही आग को भड़का गई। 1857 से पहले ही कई जगहों पर सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी थी। मेरठ, कानपुर, झांसी, अवध और दिल्ली, एक एक करके पूरा उत्तर भारत हिलने लगा। ये कोई संगठित आंदोलन नहीं था, बल्कि गुस्से का विस्फोट था, अचानक, बेकाबू और बेहद सच्चा। किसान अपने औजार लेकर मैदान में उतरे, सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठाए और साधुओं ने लोगों को धर्म नहीं स्वाभिमान की याद दिलाई।
रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि आज़ादी सिर्फ पुरुषों की नहीं होती। कुंवर सिंह ने साबित किया कि उम्र कभी हिम्मत की दुश्मन नहीं होती। बेगम हजरत महल ने बता दिया कि सत्ता छीनी जा सकती है अगर इरादा मजबूत हो। हालांकि अंग्रेजों की सेना ज्यादा संगठित थी, हथियार ज्यादा आधुनिक थे और रणनीति कहीं ज्यादा क्रूर। उन्होंने गांव जला दिए, हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया और पूरे इलाकों को सजा के तौर पर उजाड़ दिया। 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन अंग्रेजों को यह साफ समझ आ गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने शासन का तरीका बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर सीधे ब्रिटिश सरकार ने सत्ता संभाली। कानून और प्रशासन और सख्त हो गए, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ गया। डर एक और विद्रोह का। इसी डर ने भारत में एक नई चेतना को जन्म दिया। अब लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से लड़ी जाने लगी। समाज सुधारक सामने आए, अखबार निकले, विचार फैले। लोग समझने लगे कि आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान वापस पाने का रास्ता है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों तक भारत बदल चुका था। गुलामी अभी थी, लेकिन डर नहीं था। लोग गरीब थे, लेकिन बेहोश नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, अब भारतीय खुद को भारतीय मानने लगे थे। ये वही बीज थे जिनसे आगे चलकर गांधी, भगत सिंह, सुभाष और अंबेडकर जैसे विचार निकले। 1857 की आग भले ही बुझा दी गई थी, लेकिन उसकी राख के नीचे कुछ ऐसा जिंदा था जिसे अंग्रेज कभी कुचल नहीं पाए। भारत की चेतना। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सत्ता और सख्त कर ली। गांवों में डर बैठाया गया, शहरों में निगरानी बढ़ा दी गई और कानून को पहले से ज्यादा कठोर बना दिया गया। लेकिन इसी दौर में एक बड़ा बदलाव भी चुपचाप जन्म ले रहा था। लोग समझने लगे थे कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं आएगी, बल्कि सोच, संगठन और विचार से आएगी। अखबारों और पुस्तकों ने इस बदलाव को आवाज दी। पहली बार आम भारतीयों ने जाना कि उनकी गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है। देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़े लिखे युवाओं ने सवाल पूछने शुरू किए। क्यों हमारा अनाज बाहर जाता है? क्यों हमारे कारीगर भूखे मरते हैं? और क्यों हम अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में ये आंदोलन नहीं, बल्कि एक मंच था जहां भारतीय अपनी बात शांति से रख सकें। लेकिन यही मंच धीरे धीरे भारत की सामूहिक आवाज बन गया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ड्रेन थ्योरी के जरिए बताया कि कैसे भारत की संपत्ति अंग्रेज ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ये बात अब सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि तथ्यों की हो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत का माहौल बदल चुका था। बंगाल विभाजन ने लोगों को झकझोर दिया। पहली बार सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को याद दिलाया कि आज़ादी सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने की लड़ाई है। विदेशी कपड़ों की होली जली और देसी चरखे की आवाज गूंजने लगी। इसी दौर में महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने संघर्ष का तरीका बदल दिया। अहिंसा और सत्याग्रह ने अंग्रेजों को असहज कर दिया, क्योंकि ये हथियार ऐसे थे जिनका जवाब गोलियों से नहीं दिया जा सकता था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलनों ने साबित कर दिया कि आम किसान और मजदूर भी इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन आजादी की लड़ाई एक ही रास्ते से नहीं चली। एक तरफ गांधी का अहिंसक मार्ग था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का तेज और उग्र रास्ता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने युवाओं के दिलों में आग भर दी। उन्होंने बताया कि डर से नहीं, बलिदान से इतिहास लिखा जाता है। इसी बीच बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक आजादी की नींव रखी। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी। जाति, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई ने करोड़ों लोगों को आवाज दी, जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। अब देश जाग चुका था। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह आजादी की बात होने लगी थी। लोग अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने आखिरी कील ठोक दी। जेलें भर गईं, गोलियां चलीं, लाठियां टूटी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी की सांस ली। लेकिन उस आजादी की कीमत भी थी विभाजन, दर्द और लहू।
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों गुमनाम लोगों का बलिदान है। अगर आपको ये सफ़र महसूस हुआ हो तो कमेंट में लिखिए आज़ादी इंडिया और बताइए आपके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या है, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता। 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिली लेकिन चैन नहीं। देश जश्न मना रहा था और देश का ही एक हिस्सा जल रहा था। विभाजन ने भारत को आज़ाद जरूर किया लेकिन साथ में लाखों जिंदगियां उजाड़ दी, सरहदें खिंची गईं, रिश्ते कटे और इतिहास की सबसे बड़ी मानव पलायन की तस्वीर बनी। ट्रेनें लाशों से भरी थीं, गांव वीरान हो चुके थे और इंसान इंसान से डरने लगा था। ये आज़ादी का सबसे कड़वा सच था। लेकिन उसी मलबे के बीच एक नया भारत जन्म ले रहा था, एक ऐसा देश जिसके पास न मजबूत सेना थी, न पैसा, न संसाधन, लेकिन एक सपना था, एक लोकतांत्रिक, बराबरी वाला और आत्मनिर्भर भारत। देश को संभालने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर थी। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए उद्योग, शिक्षा और विज्ञान की नींव रखी गई। बांध बने, कारखाने लगे और आईआईटी जैसे संस्थान खड़े हुए। भारत ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ आज़ाद नहीं रहेगा बल्कि मजबूत भी बनेगा। इसी बीच सरदार पटेल ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाकर एक अखंड राष्ट्र बनाया गया। बिना इस एकीकरण के आज का भारत सिर्फ नक्शे पर ही अधूरा होता। 1950 में संविधान लागू हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में बना ये संविधान सिर्फ कानून नहीं था बल्कि सदियों से कुचले गए लोगों के लिए उम्मीद का दस्तावेज था। समानता, अधिकार और न्याय अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहे। समय बदला, चुनौतियां भी बदलीं, युद्ध आए। 1948, 1962, 1965, 1971। हर बार भारत गिरा नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हुआ। हरित क्रांति ने भूख से जूझते देश को अन्नदाता बना दिया। श्वेत क्रांति ने दूध का कटोरा बना दिया। धीरे धीरे भारत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। 1991 एक और मोड़ लेकर आया। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को दुनिया से जोड़ा। प्राइवेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी और उद्यमिता ने नई पीढ़ी को नए सपने दिए। गांवों से शहरों तक एक नई रफ्तार शुरू हुई। 21वीं सदी में भारत बदल चुका है। चंद्रयान चांद तक पहुंच चुका है। डिजिटल इंडिया ने गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया है। भारत अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने उस आज़ादी की कीमत समझी है? क्या हम उस एकता को संभाल पाए हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है? आज का भारत विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ तरक्की है, दूसरी तरफ चुनौतियां। लेकिन फर्क इतना है कि अब फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि इतिहास अब हमें नहीं चला रहा, अब हम इतिहास लिख रहे हैं। अगर आपको ये पूरी यात्रा छू गई हो तो कमेंट में लिखिए भारत, इंडिया और बताइए आने वाले 25 सालों में आप भारत को कहां देखते हैं, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये कहानी आपसे शुरू होती है। जय हिंद, जय भारत।